चलिए बाबा, आज का रिवीजन चालू करते हैं। आज हम करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स। सर एक क्विक लिंकिंग दीजिए। यस बाबा, लिंकिंग ले लीजिए। हमने जीएसटी सीखना चालू किया था गुड्स और सर्विस से। अगर गुड्स और सर्विस सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटर स्टेट सप्लाई होगा या इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा। सर इंटर स्टेट सप्लाई पे लगेगा आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगेगा सीजीएसटी। एक बार जीएसटी जो लेवी हो गया तो जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। सर कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा, कैलकुलेट करेगा। जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। एक बार जो आपको वैल्यू मालूम चल गया, अब आप रेस करोगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान। फिर मेंटेन करोगे अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और गुड्स भेज दोगे अदर पर्सन को विद द हेल्प ऑफ ई वे बिल। अब आ जाएगा आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी टू पे आता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। आपका लायबिलिटी आ जाएगा, आप यूज करोगे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट कर दोगे। बस यही तो अब हम समझने वाले हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स। आ जाइए, पेमेंट ऑफ टैक्स का रिवीजन करेंगे। सुन लीजिए, पेमेंट ऑफ टैक्स का आपको ऐसे याद रखना है कि सर जब भी एक पर्सन, आपको एक क्विक रिकैप देता हूं उसके बाद चार्ट में आएंगे। सर जब भी एक पर्सन ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो रजिस्ट्रेशन लेने पे 3 अकाउंट खुल जाते हैं उस व्यक्ति के ऑन द जीएसटी पोर्टल। सर ये 3 अकाउंट का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है ई लायबिलिटी लेजर, एक का नाम होता है ई क्रेडिट लेजर, एक का नाम होता है ई कैश लेजर। ई लायबिलिटी लेजर में एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। ई क्रेडिट लेजर में एक क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा। अब सर जो यहां पे डेबिट है, क्या डेबिट होगा? जो आपने सेल्फ असेस टैक्स किया है, समझ लीजिए 10 लाख रुपया, वो डेबिट हो जाएगा। कोई डिमांड ऑर्डर आपके अगेंस्ट आया है, वो डेबिट हो जाएगा। कोई भी इंटरेस्ट आपको देना है, समझ लीजिए वो भी डेबिट हो जाएगा। टोटल अमाउंट यहां डेबिट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने जीएसटीआर 3B फाइल करते हुए जो सेल्फ असेस किया था वो डेबिट हो जाएगा। कोई डिमांड ऑर्डर आया वो डेबिट हो जाएगा, कोई इंटरेस्ट आया वो भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है सर। अब ई क्रेडिट लेजर में क्या आता है? जो आपने जीएसटीआर 3B में क्रेडिट क्लेम किया है वो क्रेडिट यहाँ पे ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो जो आपने सेल्फ असेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना बताया था, समझ लीजिए आपने 5 लाख रुपया बोला था गवर्नमेंट को मेरे जीएसटीआर 2B में आ रहा है और मैं क्लेम करना चाहता हूं, तो आपने जीएसटीआर 3B में 5 लाख रुपए बोला तो गवर्नमेंट आपको क्रेडिट दे देगा। इसको यूज कर लो टू पे योर लायबिलिटी। 5 लाख रुपए आपने यूज कर लिए तो यहां से ट्रांसफर हो गए ई क्रेडिट लेजर से ई लायबिलिटी लेजर में 5 लाख रुपए आ गए। सर मुझे तो रिमेनिंग और चाहिए, अभी 15-16 लाख रुपए थे, 5 लाख रुपए आया मतलब 11 लाख रुपए चाहिए। तो 11 लाख रुपए आप ई कैश लेजर में अपने बैंक अकाउंट से डिपॉजिट कर दीजिए। आपने डिपॉजिट किए 11 लाख रुपए, ट्रांसफर कर दो ई लायबिलिटी लेजर में 11 लाख रुपए। यहां चैप्टर क्लोज, यहां चैप्टर क्लोज और ये पैसा यहां ट्रांसफर हो गया। सर 16 लाख रुपए पे करना था, 16 लाख रुपए ये रहा, टोटल पेमेंट हो गया और चैप्टर क्लोज्ड है। सो ई लायबिलिटी लेजर में सारा लायबिलिटीज डेबिट होता है। ई क्रेडिट लेजर में जो आप क्रेडिट क्लेम करते हो वो डेबिट होता है। उसके बाद सर आप उसको यूज कर लीजिए लायबिलिटी पेमेंट के लिए। रिमेनिंग अमाउंट ई कैश लेजर में डिपॉजिट कीजिए और यूज कर लीजिए टू पे योर लायबिलिटी। चलिए रिवीजन चालू करते हैं। जब भी एक पर्सन ऑनलाइन जाके, टैक्सेबल पर्सन जो लायबल होता है वो ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन ले या वॉलंटरीली बेसिकली ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन ले, तो gst.gov.in पे जब आप रजिस्ट्रेशन लोगे 3 अकाउंट खोल दिए जाएंगे बाय द पोर्टल। एक अकाउंट का नाम होता है ई लायबिलिटी लेजर। रूल नंबर 85 ई लायबिलिटी लेजर के बारे में बात करता है। बेसिकली ये चैप्टर में हम सेक्शन नंबर 49 के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 49 रेड विथ सेक्शन रूल नंबर 85, रूल नंबर 86 एंड रूल नंबर 87। 85 बोलता है ई लायबिलिटी लेजर के बारे में। ई लायबिलिटी लेजर जीएसटी पीएमटी 01 उसका फॉर्मेट होता है। उसके बाद सर रूल नंबर 86 ई क्रेडिट लेजर, उसका फॉर्मेट होता है जीएसटी पीएमटी 02 में बताया गया है। और सर रूल नंबर 87 ई कैश लेजर के बारे में बात करता है जिसका फॉर्मेट पीएमटी 05 में बताया गया है। सर हर एक चीज में एक डेबिट, एक क्रेडिट, एक क्रेडिट, एक डेबिट, एक क्रेडिट, एक डेबिट होता है, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है। सर इसमें क्या क्या डेबिट होगा? जो भी अमाउंट आपको देना है टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स इंटरेस्ट, लेट फी और एनी अदर अमाउंट, वो जो आप पेएबल एज पर रिटर्न होते हैं। सर आपने अपने रिटर्न में बताया कि सर मुझे इतना टैक्स पे करना है, इतना इंटरेस्ट पे करना है, जो भी रिटर्न बेस्ड तो आपका लायबिलिटी होगा वो आ जाएगा। कोई भी एनी अदर अमाउंट पेएबल होगा एज पर द रिटर्न वो इधर आके बैठ जाएगा। उसके बाद टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड एनी अदर अमाउंट पेएबल एज डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन एनी प्रोसीडिंग। मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने अगर आपको कोई डिमांड ऑर्डर पकड़ा दिया तो, या फिर अगर आपने अदर देन रिटर्न, समझ लीजिए कभी कोई रैंडमली आपको पता चल गया कि एक अमाउंट पे करना है जिसको आप डीआरसी 03 के थ्रू पे करना चाहते हो, बेसिकली वो अमाउंट एज असर्टेन्ड बाय द सेड पर्सन, वो भी आपके ई लायबिलिटी लेजर में आ जाता है। उसके बाद एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट में अक्रू फ्रॉम टाइम टू टाइम, सेल्फ असेस लायबिलिटी, डिमांड ऑर्डर का लायबिलिटी, या फिर जो इंटरेस्ट अक्रू होता है वो डेबिट हो जाएगा। आपको क्रेडिट पेमेंट कैसे करना है? पेमेंट
करना है थ्रू योर क्रेडिट लेजर पहले, उसके बाद बचा अमाउंट कैश लेजर से पे कर दीजिएगा। याद रखिएगा कुछ अमाउंट होते हैं जो आपको हमेशा पेमेंट थ्रू योर ई कैश लेजर ही करना है, ई कैश लेजर के थ्रू ही पेमेंट करना है। TTRC, IPLO, TDS, TCS, RCM लायबिलिटी एंड कॉम्पोजिशन का टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, आरसीएम का लायबिलिटी एंड सेक्शन नंबर 10 में कॉम्पोजिशन का टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट। टीटीआरसी, आईपीएलओ, मेरे साथ बोलो बेटा, टीटीआरसी, आईपीएलओ, टीडीएस, टीसीएस, रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी, कॉम्पोजिशन टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट हमेशा कैश लेजर से पे करोगे। याद रखिएगा क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद सर मैनर ऑफ डिस्चार्ज, सर जब मुझे लायबिलिटी डिस्चार्ज करना है तो कौन सा लायबिलिटी पहले डिस्चार्ज होगा? याद रखिएगा सेल्फ असेस टैक्स एंड ड्यूज, ड्यूज मतलब हो गया जो भी आपका इंटरेस्ट, पेनल्टी, जो भी आपका इंटरेस्ट, लेट फी, एनी अदर अमाउंट वगैरह है, बाबा सेल्फ असेस टैक्स एंड ड्यूज रिलेटिंग टू रिटर्न। रिटर्न में आप पेनल्टी असेस नहीं करते हो, ठीक है? तो सेल्फ असेस टैक्स एंड ड्यूज, इंटरेस्ट, लेट फी, एनी अदर अमाउंट ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड पहले पे करना, सेल्फ असेस टैक्स एंड ड्यूज रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ करंट टैक्स पीरियड पे करना, फिर पहले पुराना लायबिलिटी फिर करंट लायबिलिटी, उसके बाद एनी अमाउंट पेएबल अंडर दिस एक्ट और रूल्स इंक्लूडिंग डिमांड का जो लायबिलिटी है वो पे कर देना। सर अगर आपको ई लायबिलिटी में कोई भी डिस्क्रिपेंसी लगा, फोन मत लगाइएगा, PMT04 फाइल कीजिएगा कि सर मुझे ऑफिसर को कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, मेरे ई लायबिलिटी लेजर में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, उसके बारे में आप कम्युनिकेशन जीएसटी PMT04 में दोगे। उसके बाद ई क्रेडिट लेजर आता है। सर ई क्रेडिट लेजर में क्या होता है? याद रखिएगा जो भी आप सेल्फ असेस करोगे, मांगोगे, आईटीसी के चैप्टर में सेक्शन नंबर 16 में हमने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 16 का जो ABCD पॉइंट था, सेक्शन नंबर 16(2)D उसमें लिखा होता है कि सर रिटर्न के थ्रू आपको क्रेडिट मांगना पड़ेगा। तो जो रिटर्न के थ्रू आप क्रेडिट मांगते हो वो यहां पे सेल्फ असेस करके बेसिकली जब आप मांगते हो रिटर्न के थ्रू क्रेडिट कर दिया जाता है इन द ई क्रेडिट लेजर, ठीक है सर? अमाउंट कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। ई क्रेडिट लेजर के अमाउंट को कहां डेबिट होता है? बेसिकली डेबिट करके ई लायबिलिटी लेजर में जो भी पेमेंट करना है वो कर सकते हो। एक बात याद रखिएगा, अगर आप क्लेम करते हो अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड अंडर सेक्शन नंबर 54, सेक्शन नंबर 54 में आपको याद होगा सेक्शन नंबर 54 रेड विथ रूल नंबर 89, 4 एंड 5 जब आप देखते हो तो रूल नंबर सेक्शन नंबर 54(3) में सेक्शन नंबर 54(3) रेड विथ रूल नंबर 89, 4 एंड 5 अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड आपको दो ही सिनेरियो मिलता है। एक होता है जीरो रेटेड सप्लाई जब आपने एलयूटी या बॉन्ड दिया है, सेकेंडली जब आपने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस है, इनपुट का रेट ज्यादा है आउटपुट का रेट कम है, तो उस केस में याद रखिएगा आपको अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड मिलता है। तो जब जब आप अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड मांगते हो तो आपका ई क्रेडिट लेजर को डेबिट कर दिया जाता है। याद रखिएगा ई क्रेडिट लेजर को डेबिट कर दिया जाता है और पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो यहां पे ये लिखा हुआ है रिफंड क्लेम जब भी आप करोगे तो आपके अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड क्लेम करोगे तो ई क्रेडिट लेजर को डेबिट कर दिया जाएगा। तो समझ लीजिए आपका ई क्रेडिट लेजर है, 10 लाख रुपया है, आपने रिफंड एप्लीकेशन डाला जीएसटी RFD 01 5 लाख रुपए का, तो आपका ई क्रेडिट लेजर को डेबिट कर दिया जाता है इमीडिएटली। अगर रिफंड आ गया तो रिफंड आपके बैंक में आ जाएगा, अगर रिफंड नहीं आया तो सर अगर रिफंड क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया तो अमाउंट को रिक्रेडिट कर दिया जाएगा। रिफंड क्लेम इफ फाउंड इनएडमिसिबल द अमाउंट शैल बी रिक्रेडिटेड टू द ई क्रेडिट लेजर बाय एन ऑर्डर इन जीएसटी PMT03। ऑफिसर इशू कर देगा PMT03 और आपका पैसा वापस रिक्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन डेबिट क्या होता है? जो भी अमाउंट का रिफंड मांगोगे वो अमाउंट डेबिट कर दिया जाता है इन द ई क्रेडिट लेजर, ठीक है सर? पॉइंट क्लियर है? याद रखिएगा अगर आपने कोई भी एरोनियस रिफंड ले लिया तो सर उसके बाद आप एक काम कीजिएगा, आप डिपॉजिट कर दीजिएगा वापस। अगर आपने वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ एरोनियस रिफंड, समझ लीजिए ये जो आपने अमाउंट मांगा था रिफंड ई क्रेडिट लेजर से वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में दे दिया गया, लेकिन बात देखिए या तो इनएडमिसिबल होगा तो रिक्रेडिट हो जाएगा, ठीक है सर? ये पॉइंट समझ गए? समझ लीजिए आपने 10 लाख से 5 लाख रुपए का रिफंड मांगा था, आपके बैंक अकाउंट में आ गया, लेकिन ये जो आपने पैसा लिया है ये एरोनियस रिफंड है, गलत सलत रिफंड ले लिया है आपने, ये गलत सलत रिफंड ले लिया है विच वॉज सैंक्शनड अंडर 54(3) और अंडर रूल नंबर 963 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट आपको वापस देना पड़ेगा एंड पेनल्टी यूजिंग DRC 03 बाय डेबिटिंग द ई कैश लेजर। अब आप जब देखिए याद रखिएगा, समझ लीजिए मैंने ई क्रेडिट लेजर से एक रिफंड के लिए एप्लीकेशन डाला, ठीक है? रिफंड के लिए एप्लीकेशन डाला तो सर इन्होंने क्या किया, रिफंड मुझे प्रोसेस करते हुए मेरे बैंक में दे दिया, लेकिन ये एक एरोनियस रिफंड था। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने आपके बैंक अकाउंट में दिया है, अब आप एक काम कीजिए ये पैसा अपने बैंक अकाउंट से ई कैश लेजर में डिपॉजिट कर लीजिए और ई कैश लेजर में समझ लीजिए आपने ये 5 लाख रुपए का रिफंड मिला था, ये ई कैश लेजर में डिपॉजिट कीजिए और ई कैश लेजर के थ्रू यूज करते हुए DRC 03 यूज कीजिए, GRC 03 यूज कीजिए और ई कैश लेजर से ये पैसा गवर्नमेंट को वापस कीजिए। क्रेडिट से आप वापस नहीं कर सकते। याद रखिएगा अगर कोई
पर्सन था जिसको एरोनियस रिफंड मिला है, वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ एरोनियस रिफंड sanctioned under 54(3) or under rule number 963 along with interest and penalty through DRC 03 by debiting the e-cash ledger. e-cash ledger से आप इस अमाउंट को पे कर दीजिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगा ना, गवर्नमेंट जो ये अमाउंट ऑफ रिफंड आपको बैंक में दिया था, आपने तो गवर्नमेंट को वापस कर दिया, तो गवर्नमेंट भी आपका पैसा ई क्रेडिट लेजर में वापस डाल देगी। तो सर बाय डेबिटिंग द ई-कैश लेजर जब आप पे कर दोगे ऑन योर ओन ऑन बीइंग पॉइंटेड आउट एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एरोनियस रिफंड डिपॉजिटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन shall be recredited to the e-credit ledger by the PO by an order in GST PMT 03A। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा एरोनियस रिफंड अगर आपको ई-क्रेडिट लेजर से दिया गया, देखिए अगर रिफंड नहीं दिया गया तो सर इनएडमिसिबल तो रिक्रेडिट हो जाएगा। अगर रिफंड दे दिया गया आपके बैंक अकाउंट में, गवर्नमेंट को वापस कर दीजिए ई कैश लेजर के थ्रू, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा दिया था, रिटर्न कर दीजिए थ्रू योर ई कैश लेजर। अगर आपने ई कैश लेजर के थ्रू रिटर्न कर दिया तो वेरी गुड, अगर नहीं किया तो एरोनियस रिफंड उल्टा लटका के रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन सर अगर मैंने वापस कर दिया गवर्नमेंट को, मेरे ई कैश लेजर से ये पैसा रिटर्न कर दिया, तो गवर्नमेंट जो अमाउंट मेरे ई क्रेडिट लेजर में डेबिट हुआ था उसको रिक्रेडिट कर देगा और उसके लिए ऑफिसर इशू करेगा PMT 03A। डन सर, पॉइंट क्लियर है। एक बात याद रखिएगा, ई क्रेडिट लेजर का मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होता है सर, आईजीएसटी को हमेशा आईजीएसटी के लिए यूज कीजिएगा। आईजीएसटी को एक बार आपने आईजीएसटी के लिए यूज कर लिया, उसके बाद आईजीएसटी को यूज कीजिएगा फॉर सीजीएसटी, एचजीएसटी और यूटीजीएसटी इन एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन यूज कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईजीएसटी आपका एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, उसके बाद आप सीजीएसटी को यूज करोगे फॉर सीजीएसटी, उसके बाद सीजीएसटी को यूज करोगे फॉर आईजीएसटी, एचजीएसटी यूटीजीएसटी को यूज करोगे एचजीएसटी और यूटीजीएसटी, उसके बाद एचजीएसटी और यूटीजीएसटी को यूज करोगे फॉर आईजीएसटी। सीजीएसटी टू एचजीएसटी यूटीजीएसटी और एचजीएसटी यूटीजीएसटी टू सीजीएसटी इज नेवर पॉसिबल। ये पॉइंट याद रखिएगा हमेशा कि सर आईजीएसटी पहले आईजीएसटी के लिए, उसके बाद आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी किसी के लिए भी यूज करो, कितना यूज करना है, कितना प्रोपोर्शन में आपकी मर्जी है। आईजीएसटी खत्म हो गया, उसके बाद सीजीएसटी को पिक करो, सीजीएसटी को यूज करो टू पे योर सीजीएसटी, उसके बाद सीजीएसटी को यूज करो टू पे योर आईजीएसटी। ठीक है बात, उसके बाद एचजीएसटी को यूज करो टू पे योर आईजीएसटी, एचजीएसटी बच गया तो उसको यूज करो टू पे योर आईजीएसटी। याद रखिएगा सी टू एस और एस टू सी इज नेवर पॉसिबल। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा ई कैश लेजर में आपको जो भी अमाउंट, देखिए आपने ई क्रेडिट लेजर, ई लायबिलिटी लेजर को पे करने के लिए ई क्रेडिट लेजर को यूज किया, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको ई कैश लेजर में पहले डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट कैसे करते हैं सर, ऑनलाइन जाइए, एक जनरेट कीजिए चालान जीएसटी PMT 06, चालान जनरेट होने के बाद वैलिड रहता है 15 दिन के लिए। अब जाइए, जैसे ही आपने चालान जनरेट किया, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर सीपिन नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आप जाइए, अब आगे पेमेंट कर दीजिए। जब आप पेमेंट करोगे याद रखिएगा जो भी कमीशन होगा वो आपको बियर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट बियर नहीं करेगी। जीएसटी पेमेंट का जो भी कमीशन होता है वो आपको ही बियर करना है। सर पेमेंट कैसे करेंगे, यूजिंग नेट बैंकिंग, IMPS, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, ओवर द काउंटर मैक्सिमम 10,000 अलाउड होता है पर चालान पर टैक्स पीरियड, मतलब ओवर द काउंटर कैश, चेक और डीडी यूज करते हुए आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद याद रखिएगा अमाउंट आपके जब भी गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा उसी को बोलेंगे डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स, और जैसे ही क्रेडिट हो गया गवर्नमेंट के अकाउंट में अमाउंट तो एक सिन नंबर जनरेट हो जाएगा, और सिन नंबर जैसे ही जनरेट होगा अमाउंट आपके ई कैश लेजर में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जो टीडीएस एंड टीसीएस काटा जाता है, टीडीएस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह काटते हैं, टीसीएस जो ई कॉमर्स ऑपरेटर काटता है, वो अमाउंट भी आपके ई कैश लेजर में ही आता है। सर ये सिन नंबर क्या होता है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये सी पिन प्लस 4 डिजिट बैंक कोड होता है, 18 डिजिट का सिन नंबर होता है। यहां पे मैंने एक स्टार डाला है कि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी जो सिन होता है वो आपका बैंक कम्युनिकेट करना भूल जाता है टू द कॉमन पोर्टल, और क्या होता है आपका ई कैश लेजर अपडेट नहीं होता कि सर आपका बैंक ने क्या किया, सिन नंबर कम्युनिकेट नहीं किया, कोई प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण सिन नंबर कम्युनिकेट नहीं हुआ कॉमन पोर्टल को, ठीक है, gst.gov.in को, तो आपका ई कैश लेजर अपडेट नहीं हुआ। तो ये यहां बोल रहे हैं कि ई कैश लेजर अपडेट किया भी जा सकता है बाय द कॉमन पोर्टल ऑन द बेस ऑफ द ई स्क्रॉल। एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है बाय द आरबीआई कि गवर्नमेंट के बिहाफ में क्या क्या पैसे आए हैं। तो सर जो ई स्क्रॉल का लिस्ट होता है बेसिकली जो आरबीआई प्रिपेयर करता है, उसके बेसिस पे भी आपका ई कैश लेजर को अपडेट कर दिया जाएगा। यही बोल रहे हैं कि सर अगर आपका बैंक कम्युनिकेट नहीं करता है सिन नंबर टू द कॉमन पोर्टल gst.gov.in तो बेसिकली ई कैश लेजर अपडेट नहीं होगा। लेकिन ये बोल रहे हैं ई कैश लेजर को अब अपडेट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रॉल ऑफ द आरबीआई। जो आरबीआई एक स्टेटमेंट बनाता है कि ये पैसे रिसीव हुए हैं गवर्नमेंट के बिहाफ में, वो लिस्ट के बेसिस पे इन द डिटेल्स ऑफ द ई स्क्रॉल, अगर डिटेल्स ऑफ द इन केस द डिटेल्स ऑफ द ई स्क्रॉल जो लिस्ट है उसमें जो डिटेल्स हैं दोज आर इन कंफर्मिटी विद द डिटेल्स ऑफ द चालान, PMT 06 जो चालान था उससे अगर ई स्क्रॉल का डिटेल्स मैच कर रहा है तो बेसिकली ये बोल रहे हैं आपका ई कैश लेजर को अपडेट कर दिया जाएगा। टोटल बकवास, अमेंडमेंट बेसिकली
बैक एंड रिलेटेड है, बैक प्रोसेस कैसे काम करता है उसके रिलेटेड है, नथिंग वेरी रिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा ई कैश लेजर में डिपॉजिट होता है क्या? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट। टिप्लो, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट। यूज क्या करोगे? उसका यूज करो टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट। याद रखिएगा ई क्रेडिट लेजर का जो पैसा होता है वो सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए यूज होता है, लेकिन ई कैश लेजर का पैसा आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, एनी अदर अमाउंट पे करने के लिए यूज कर सकते हो। सर समझ लीजिए एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसको अगर टैक्स का पेमेंट करना है तो कैसे करेगा? उसे एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, उसके बेसिस पे वो टैक्स का पेमेंट कर सकता है। सर समझ लीजिए मेरे ई कैश लेजर में, बेटा एक बात याद रखना, ई कैश लेजर का क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ई क्रेडिट लेजर का क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल है। लेकिन सर ई कैश लेजर में अगर समझ लीजिए सीजीएसटी की जगह मैंने आईजीएसटी में टैक्स डिपॉजिट कर दिया तो बेटा पहले क्या होता था, सीजीएसटी की जगह आईजीएसटी में डिपॉजिट किया, आईजीएसटी से रिफंड लिया और सीजीएसटी में फ्रेशली डिपॉजिट कर। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने अब एक चेंज ला दिया कि अगर समझ लीजिए सीजीएसटी की जगह आपने आईजीएसटी में डिपॉजिट कर दिया था तो आप आईजीएसटी से सीजीएसटी में ट्रांसफर कर लो और फिर यूज कर लो टू पे योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी। तो यहां पे बोला गया है कि अगर आपने कोई गलत सलट पैसा ट्रांसफर कर दिया कोई हेड में, या समझ लीजिए आपने कोई हेड में पैसा पड़ा हुआ है दूसरे हेड में चाहिए, मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अगर सीजीएसटी टैक्स का है, इंटरेस्ट पेनल्टी का है, तो मुझे पे करना है थ्रू माय कैश लेजर, और कैश लेजर में भी सीजीएसटी के ही टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी से मुझे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। अब मेरे सीजीएसटी में अगर कोई बैलेंस नहीं है तो मैं जीएसटी पीएमटी 09 को यूज करते हुए कोई और मेजर या माइनर हेड से अपने सीजीएसटी के टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी में पेमेंट को ट्रांसफर कर सकता हूं। बेसिकली कोई भी मेजर हेड से कोई भी माइनर हेड में अब पैसे इन द ई कैश लेजर ट्रांसफर हो सकता है। एक बार ट्रांसफर कर लिया फिर आप उसको यूज कर लीजिए टू मेक द पेमेंट ऑफ योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सीजीएसटी टैक्स का है तो मुझे सीजीएसटी टैक्स का ही ई कैश लेजर से पेमेंट करना है। तो पहले अगर मेरे सीजीएसटी टैक्स हेड में कोई पैसा नहीं है तो मैं दूसरे कोई हेड से पहला पैसा ट्रांसफर कर लूंगा यूजिंग पीएमटी 09 एंड फिर यूज कर लूंगा टू पे माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। यही ये बोल रहे हैं कि आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट फ्रॉम द ई कैश लेजर ऑफ सीजीएसटी टू द ई कैश लेजर ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस ट्रांसफर कर सकते हो बाय यूजिंग पीएमटी 09। याद रखिएगा आपने एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर किया तो गवर्नमेंट ऐसा मान लेगा इस हेड में आपको रिफंड दे दिया और उस हेड में आपने डिपॉजिट किया है। सच ट्रांसफर फ्रॉम द ई कैश लेजर शैल बी डीम्ड टू बी अ रिफंड एंड सच ट्रांसफर टू दूसरे हेड में जहां ट्रांसफर हो रहा है ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने डिपॉजिट किया है। ठीक है सर, एक बात बताइए, क्या मैं अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं? याद रखिएगा आप अपना जो भी अमाउंट है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द ई कैश लेजर टू द ई कैश लेजर फॉर सीजीएसटी और आईजीएसटी, याद रखिएगा आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को। ठीक है, यही बोल रहा है यहां पे, रजिस्टर्ड पर्सन मे ट्रांसफर अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट available in the e-cash ledger to the e-cash ledger for CGST and IGST. CGST and IGST के e-cash ledger में ट्रांसफर कर सकते हो of a distinct person as specified in section number 25.4 and 25.5. सेक्शन नंबर 25.4 and 25.5 बात करता है सेम स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन डिस्टिंक्ट पर्सन, एक स्टेट में रजिस्टर्ड, अलग स्टेट में रजिस्टर्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, एक स्टेट में रजिस्टर्ड, एक स्टेट में नॉट रजिस्टर्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। आप अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो, यहां पे बोला गया है यूजिंग जीएसटी पीएमटी 09। लेकिन याद रखिएगा ट्रांसफर तभी अलाउ किया जाएगा अगर आपने अपना सारा पुराना हिसाब क्लियर रखा है कि ट्रांसफर विल नॉट बी अलाउड इफ रजिस्टर्ड पर्सन हैज एनी अनपेड लायबिलिटी इन द ई लायबिलिटी लेजर, तो आपको ट्रांसफर अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई बैलेंस बच गया है इन द ई कैश लेजर तो आप रिफंड भी मांग सकते हो। उसके अलावा अगर आप ऊपर देखोगे तो मैंने मेजर हेड और माइनर हेड के बारे में बोला है। 5 मेजर हेड है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड सेस। हर एक मेजर का 5 माइनर होता है, हर एक मेजर का 5 माइनर हेड है। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, टिप्लो, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट। याद रखिएगा ये जो 10,000 का ओवर द काउंटर मैक्सिमम आप 10,000 यूज कर सकते हो, ये 3 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ 10,000 ओवर द काउंटर, ये जो 10,000 रुपए का रेस्ट्रिक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं होता है ऑन डिपॉजिट्स व्हिच आर मेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनी अदर पर्सन हु इज नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। सेकेंडली, अगर प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन इंक्लूडिंग रिकवरी मेड थ्रू अटैचमेंट, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड फॉर एनी अमाउंट कलेक्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट, investigation
एनफोर्समेंट एक्टिविटी और एनी एडॉक डिपॉजिट, इन 3 केसेस में बेसिकली ये बोल रहे हैं कि तो 10,000 रुपए का अमाउंट ओवर द काउंटर आप डिपॉजिट कर सकते हो, वो रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब उससे भी ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया जा सकता है अगर ये 3 सिनारियोज हैं। ठीक है सर, एग्जाम के लिए नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक छोटा सा सर्कुलर है, यहां लिखा है मैंने 3 पॉइंट थे उस सर्कुलर में। नंबर 1, आउटपुट टैक्स सेल्फ असेस और एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसीडिंग, क्या मैं जो मेरा आउटपुट टैक्स मैंने सेल्फ असेस किया है या एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स है, क्या मैं ई क्रेडिट लेजर से पे कर सकता हूं? अरे आउटपुट टैक्स को ई क्रेडिट लेजर से पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ई क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हो। उसके बाद ई क्रेडिट लेजर क्या मैं यूज कर सकता हूं टू पे माई आरसीएम लायबिलिटी? याद रखिएगा, इट कैन नॉट बी यूज्ड टुवर्ड मेकिंग पेमेंट ऑफ आरसीएम लायबिलिटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट। याद रखिएगा, ई क्रेडिट ई कैश लेजर यूज करना पड़ता है टू पे टीडीएस, टीसीएस, आरसीएम लायबिलिटी, टीटीआरसी, कंपोजिशन टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट। इसके लिए हमेशा ई कैश लेजर यूज करना है। ठीक है सर। ई क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एरोनियस रिफंड वेयर द रिफंड वाज सैंक्शनड इन कैश। अगर आपको रिफंड आपके बैंक अकाउंट में दिया गया था और वो एरोनियस रिफंड है तो आपको ई कैश लेजर से ही वापस करना है। एक बार आपने वापस कर दिया तो आपका ई क्रेडिट लेजर को रिक्रेडिट कर दिया जाता है। डन सर, ये पॉइंट आपने ऑलरेडी बता दिया है। उसके अलावा आप आ जाइए नेक्स्ट चार्ट में। नेक्स्ट चार्ट बात कर रहा है रूल नंबर 86A के बारे में। सर ये रूल नंबर 86A क्या बोल रहा है? रूल नंबर 86A बोलता है कंडीशन ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन द ई क्रेडिट लेजर। सर जो आपके ई क्रेडिट लेजर में अमाउंट है उसको यूजेज के ऊपर इन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि सर अगर कमिश्नर या ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम को रीजन टू बिलीव है कि जो आपने आईटीसी लिया है इन द ई क्रेडिट लेजर वो आपने फ्रॉडुलेंटली लिया है, आप इनएलिजिबल हो, तो सर वो क्या करेगा, वो बोल देगा ये जो आपका ई क्रेडिट लेजर का अमाउंट है इसको हम ब्लॉक कर रहे हैं, इतना अमाउंट आप यूज नहीं कर सकोगे। ही मे नॉट अलाउ द डेबिट ऑफ सच अमाउंट इक्वल टू द क्रेडिट इन द ई क्रेडिट लेजर फॉर डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, या फिर आप रिफंड भी नहीं मांग सकोगे। तो सर अगर कमिश्नर या ऑफिसर ऑथराइज को डाउट है कि आपके ई क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट है वो आपने फ्रॉडुलेंटली लिया है, इनएलिजिबल हो फिर भी ले लिया है, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा और ब्लॉक करने के बाद आप उसको यूज भी नहीं कर सकते हो तो ई क्रेडिट लेजर के अमाउंट को टू पे योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, या उसका रिफंड भी नहीं मांग सकते। उसके बाद रीजन फॉर ब्लॉकिंग, सर क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि वो आपका क्रेडिट ब्लॉक कर सकता है? नंबर 1, आईटीसी आपने लिया था ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट विथ रेस्पेक्ट टू विच इज इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एग्जिस्टिंग और नॉट कंडक्टिंग बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। सप्लायर एग्जिस्टिंग ही नहीं है, या फिर सर सप्लायर जहां से बिजनेस का एड्रेस दिया था वहां से बिजनेस ही नहीं कर रहा है। सेकेंडली आपने आईटीसी ले लिया विदाउट रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ। आईटीसी आपने ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट विथ रेस्पेक्ट टू विच सप्लायर ने टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया है। सर रजिस्टर्ड पर्सन आपने जो आईटीसी लिया है आप ही रिसिपिएंट ही नॉट फाउंड, ऑफिसर आया आपके प्रेमाइसिस बोल रहा है ऑनलाइन तो रमेश सही क्रेडिट वगैरह ले रहा है, प्रेमाइसिस पे जाओ तो रमेश अवेलेबल ही नहीं है, तो आपका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द आईटीसी इज नॉट इन पर्सन ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, जो रूल नंबर 36 में बोले हुए हैं। रूल नंबर 36 बात करता है बोर्ड्स के बारे में। बोर्ड्स मतलब बिल ऑफ एंट्री, आईएसडी इनवॉइस, डेबिट नोट, आरसीएम का केस में BIR, आर में आरसीएम, आरसीएम का केस में सेल्फ इनवॉइस, डेबिट नोट एंड एज फॉर सप्लायर्स इनवॉइस के बेसिस पे आप क्रेडिट ले सकते हो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो अगर आपने क्रेडिट ले रखा है तो आपका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाएगा। वही बोल रहा है, भाग बेटा भाग, सर प्लीज मेरा क्रेडिट को अनब्लॉक कर दो। तो कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज्ड अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द कंडीशन फॉर डिसअलाउइंग एग्जिस्ट नहीं करता है तो सर रेस्ट्रिक्शन तो वो वहां पे आपको अनब्लॉक करके क्रेडिट अलाउ कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा रेस्ट्रिक्शन मैक्सिमम ऑफिसर इंपोज कर सकता है फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद उसे अनब्लॉक करना पड़ेगा जो क्रेडिट उसने ब्लॉक कर रखा है। उसके बाद रूल नंबर 86 भी आता है कि सर रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट इन द ई क्रेडिट लेजर। आपके ई क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट है 100% आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। मतलब समझ लीजिए आप नहीं ऐसे नहीं, ऐसे समझेंगे कि सर जो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 100% आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आप ई क्रेडिट के थ्रू पे नहीं कर सकते, आपको 1% कैश में पे करना ही पड़ेगा। यही गवर्नमेंट यहां बोल रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन जिसका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, रजिस्टर्ड पर्सन जिसका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेट सप्लाई इन ए मंथ
is greater than 50 lakh, तो सर he shall not use e-credit ledger to discharge his liability, output tax liability in excess of 99%। मतलब अगर समझ लीजिए मेरा 1 लाख का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है तो मुझे 99,000 ही मैं अपने क्रेडिट से पे कर सकूंगा, 1% मुझे कैश लेजर के थ्रू ही पे करना पड़ेगा। लेकिन सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों गवर्नमेंट को लग रहा था कि ये जो बोगस इनवॉइस के सप्लायर होते हैं उनको स्टॉप करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने ये रूल लाया था। तो सर मैं तो बोगस इनवॉइस का सप्लायर नहीं हूं, तो गवर्नमेंट ने बोला कुछ कुछ लोगों पे ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप registered person, proprietor, karta, managing director, any two of its partner of a partnership firm, whole time director, members of managing committee of association or board of trustee, as the case may be, proprietor ये लोग जो है, if they have paid more than 1 lakh rupees as income tax in last 2 financial year for which the time limit for filing the return under section number 139 of the income tax have expired, मतलब अगर मैंने समझ लीजिए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में जहां जिसका टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द रिटर्न है जा चुका है और मैंने इनकम टैक्स मोर देन 1 लाख पे किया है, तो ऑफिसर बोल रहा है रमेश आप पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगा। सेकेंडली, अगर मुझे रिफंड दिया गया था मोर देन 1 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी, बाबा अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड आपको दो ही सिनारियो में मिलता है, एक होता है जीरो रेटेड सप्लाई, एक होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में। अगर मुझे मोर देन 1 लाख रुपीज इनकम टैक्स मोर देन 1 लाख रुपीज जीरो रेटेड सप्लाई के केस में या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड मिला था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो मुझ पे भी ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगा। अगर सर इस महीना मुझ पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगा, अगर क्यूमुलेटिवली देखा जाए तो मैंने 1% से ज्यादा ई कैश लेजर से पे कर रखा है, तो दिस मंथ दिस रेस्ट्रिक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो यही बोल रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थ्रू द ई कैश लेजर मोर देन 1% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्यूमुलेटिवली अप्लाइड अप टू द करंट मंथ। करंट मंथ का जितना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसका अगर 1% निकालोगे तो ऑलरेडी मैंने ई कैश लेजर से उससे ज्यादा पे कर रखा है, तो इस मंथ में वो रेस्ट्रिक्शन मुझ पे अप्लाई करेगा ही नहीं। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हूं मैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हूं या लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी हूं तो भी मुझ पे ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ 1% इन कैश अप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद अगर कमिश्नर या ऑफिसर ऑथराइज्ड को लगे कि सर ये रेस्ट्रिक्शन हटा देना चाहिए तो ही मे रिमूव द रेस्ट्रिक्शन आफ्टर सच वेरिफिकेशन एंड सेफगार्ड एज ही मे डीम फिट, कि अगर एक पर्सन आके उनको बोलता है कि सर मुझ पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाया आपने हटा दीजिए, तो वो अगर चाहे तो आपके ऊपर से ये रेस्ट्रिक्शन हटा भी सकते हैं। उसके बाद आता है, देखिए अभी तक हमने सेक्शन नंबर 49 पढ़ा, उसके बाद सेक्शन नंबर 49 के साथ मैंने 85, रूल नंबर 86, 87 पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ा रूल नंबर 86A, रूल नंबर 86B। अब आता है सेक्शन नंबर 50, सेक्शन नंबर 50 रेड विथ रूल नंबर 88B, सेक्शन नंबर 50 रेड विथ रूल नंबर 88B। सर सेक्शन नंबर 50 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 50 इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड के बारे में बात, डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बात करता है कि अगर आपने टैक्स का पेमेंट ड्यू डेट पे करना था और आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आपको कोई रिफंड मिलता है तो रिफंड पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो सब की बात कर रहे हैं। एवरी पर्सन हु पेज द पे द टैक्स ड्यू, जो अगर इफ यू फेल टू पे द टैक्स विच इज ड्यू then sir you shall pay interest at the rate of 18%। प्रोवाइजो बोलता है interest shall be payable on the tax paid by debiting the e-cash ledger, जो अमाउंट आप e-cash ledger से पे करोगे उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और सर इन मतलब नेट टैक्स लायबिलिटी पे ही आपको इंटरेस्ट पे करना है, नॉट ऑन द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पे करना है फ्रॉम द डे सक्सीडिंग द ड्यू डेट। ठीक है सर, लेकिन अगर आपने कोई आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है या यूटिलाइज किया है, ओके सॉरी यहां पे रिफंड की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने गलती से आपको रिफंड के बारे में बोल दिया। रिफंड की बात हम सेक्शन नंबर 56 में करते हैं जो आपका रिफंड का चैप्टर में आएगा। ठीक है बाबा, डन सर। सेक्शन नंबर 50 में हम बात करते हैं कि अगर आपने समझ लीजिए कोई टैक्स था जो ड्यू डेट था, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया, उसके बाद पे किया, तो जब तक पे नहीं करोगे तब तक आपको इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% देना पड़ेगा। ड्यू डेट के बाद से ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से चालू हो जाएगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन सर अगर आपने कोई आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है और यूटिलाइज नहीं किया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन रॉन्गली अवेल करके अगर आपने यूटिलाइज भी कर लिया, जिस दिन यूटिलाइज किया उस दिन से इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18%। इंटरेस्ट नहीं लगता है अगर आपने खाली रॉन्गली अवेल किया और यूटिलाइज नहीं किया। और ये जो अमेंडमेंट पहले आया था, ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सेक्शन नंबर 50 आप पढ़ते हो रूल नंबर 88B के साथ। एक मिनट मैं कुछ एग्जांपल निकाल लेता हूं ताकि आप क्विकली रिवाइज कर लो, जस्ट ए मिनट। हाँ,
अब रूल नंबर 88 बी सीखते हैं। रूल नंबर 88 बी क्या बोलता है? मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपने टैक्स का पेमेंट डिले कर दिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? देखिए क्या बोल रहे हैं, वेयर सप्लाईज मेड ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड। अगर एक मंथ का टैक्स पीरियड का सप्लाई, समझ लीजिए जनवरी मंथ का टैक्स का सप्लाई, टैक्स पीरियड जनवरी मंथ है, जनवरी मंथ का सप्लाई अगर आपने डिक्लेयर किया इन सेट रिटर्न फॉर द सेट पीरियड, बस आपने रिटर्न लेट फाइल किया है, तो ये बोल रहे हैं एक्सेप्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग द इंटरेस्ट शैल बी पेड on the amount that is paid through e-cash ledger for the period of delay beyond the due date। तो सर जनवरी मंथ का अगर जो मेरा लायबिलिटी था वो मैंने जनवरी मंथ में ही दिखाया, बस रिटर्न लेट फाइल किया है, तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन द नेट टैक्स लायबिलिटी, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन अगर मैंने जनवरी मंथ का लायबिलिटी फरवरी मंथ में दिखाया तो बेटा याद रखना उस केस में ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नेट टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट नहीं अलाउ किया जाएगा। यही बोला है, देखिए यहां पे सप्लाईज मेड ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड आर shown declared, supplies made during a tax period are declared in the return for the same period, और अभी तक कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुआ है, तो इंटरेस्ट विल बी पेएबल ऑन द नेट टैक्स लायबिलिटी, दैट इज द टैक्स पेड बाय डेबिटिंग द ई कैश लेजर नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द पीरियड बियॉन्ड द ड्यू डेट। जो ड्यू डेट के बाद डिले हुआ है उसके लिए इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन सप्लाईज मेड ड्यूरिंग ए पीरियड आपने अगर नेक्स्ट पीरियड में दिखा दिया तो बेटा याद रखिएगा, अब इस मंथ का सप्लाई आपने नेक्स्ट पीरियड में दिखाया, नेक्स्ट पीरियड का आईटीसी वगैरह यूज कर लोगे, इसलिए गवर्नमेंट बोलता है नेक्स्ट पीरियड में अगर आपने इस मंथ का लायबिलिटी को दिखाया है तो आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड इंटरेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइम दैट अमाउंट वाज ड्यू। जिस दिन आप उस अमाउंट का लायबिलिटी आ गया, समझ लीजिए जनवरी मंथ का लायबिलिटी था, मैंने जनवरी मंथ का रिटर्न में नहीं दिखा के फरवरी में दिखाया, तो जो लायबिलिटी मैं जनवरी मंथ का फरवरी में दिखा रहा हूं उस ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड इंटरेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द ड्यू डेट। जनवरी मंथ का लायबिलिटी 28 फरवरी को ड्यू था, 28 फरवरी से मेरा इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वाज ड्यू टू बी पेड टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अगर मैंने सप्लाईज ड्यूरिंग मेड ड्यूरिंग ए पीरियड मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया, या फिर डिक्लेयर्ड बट कम टैक्स दे दिया था और इनिशिएट हो गया रिकवरी, बेसिकली ऑफिसर ने क्या किया 73 एंड 74 में बोला टैक्स नॉट पेड या टैक्स शॉर्ट पेड, और सर शोकॉज नोटिस देते हुए प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया। बेटा अब तो आप गए, अब जब आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स के साथ इंटरेस्ट लगेगा ऑन द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, जब वो टैक्स अमाउंट ड्यू था तब तक जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर देते हो, क्योंकि प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया है। उसके बाद सप्लाइड मेड ड्यूरिंग ए पीरियड आर नॉट डिक्लेयर्ड एंड प्रोसीडिंग भी इनिशिएट नहीं हुआ है। याद रखिएगा, आप समझ लीजिए आपका कोई सप्लाईज किया था आपने एक पीरियड में, आपने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया, अभी तक प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट नहीं हुए हैं, लेकिन अब जब भी उसको पे करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि आप उसका पेमेंट डीआरसी 03 के थ्रू कर रहे हो। कोई बात नहीं, आप डीआरसी 03 के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। जब आप पेमेंट करोगे, जब वो टैक्स ड्यू था तब से लेके जब तक पेमेंट कर रहे हो तब तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सर एक बात याद रखिएगा, इस मंथ का लायबिलिटी इस मंथ में रिटर्न में दिखाया, इस मंथ का लायबिलिटी इस मंथ के रिटर्न में दिखाया, बस रिटर्न लेट फाइल किया, कोई बात नहीं, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी नहीं, नेट पे इंटरेस्ट दे देना। ठीक है सर, इस मंथ का लायबिलिटी इस मंथ के रिटर्न में नहीं दिखा के नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में दिखाया, नेट टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लगेगा। इस मंथ का लायबिलिटी इस मंथ में नहीं दिखा के दिखाया ही नहीं या कम दिखाया, तो याद रखिएगा अगर आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गए तो सर जब प्रोसीडिंग इनिशिएट होने के बाद ऑफिसर आपसे पैसा मांगेगा तो जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी होगा उसी के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो उसके बाद सर अगर समझ लीजिए कोई सप्लाई किया था मैंने, सप्लाई करने के बाद उसको मैंने कभी डिक्लेयर नहीं किया, बाद में मुझे पता चला तो मैंने सोचा डीआरसी 03 के थ्रू पे कर देते हैं। जब आप पे करोगे तो आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेट पे कब पे करोगे? इस महीने का लायबिलिटी इसी महीने के रिटर्न में डिक्लेयर किया, बस रिटर्न लेट फाइल किया तो नेट टैक्स लायबिलिटी पे करोगे, अदरवाइज ऑल द अदर केसेस में ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद सर कोई भी अदर केस होगा, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट अनपेड दैट इज अ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है सर, उसके बाद थर्ड पॉइंट आया कि सर अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया एंड यूटिलाइज किया तो सर डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से टिल द डेट ऑफ रिवर्सल और पेमेंट इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18%। तो सर अगर आईटीसी रॉन्गली अवेल किया, यूटिलाइज नहीं किया, तो सर आपको याद रखना है यूटिलाइज भी कर लिया तो पेएबल होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट विल बी पेएबल ऑन द अमाउंट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, 18% लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल द डेट ऑफ पेमेंट या रिवर्सल, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने यूटिलाइज नहीं किया तो बेटा याद रखिएगा कोई इंटरेस्ट वगैरह पेएबल नहीं रहेगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया यहां पे, इसके लिए इन्होंने यहां पे क्या किया है बेटा,
एक बात याद रखिएगा, पहला पॉइंट मैं फिर से बोल रहा हूं, सुन लीजिए। पहला पॉइंट अगर कुछ गलत बोल दिया फिर से बोल देता हूं। बच्चा बोल रहा है सर रिटर्न नेक्स्ट मंथ, ठीक है सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर इस मंथ का लायबिलिटी है, सुनिए इस मंथ का लायबिलिटी है, इस मंथ के रिटर्न में दिखाया, बस रिटर्न लेट फाइल किया तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे नहीं, नेट टैक्स लायबिलिटी पे। देखिए इस मंथ का लायबिलिटी इसी मंथ के रिटर्न में दिखाया, बस रिटर्न लेट फाइल किया तो नेट टैक्स लायबिलिटी पे देना है। लेकिन सर ऑल अदर केसेस में ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे ही इंटरेस्ट लगेगा, याद रखना है पॉइंट, ठीक है सर। यही यहां पे बोला है, इस मंथ का लायबिलिटी इसी मंथ के रिटर्न में दिखाया, इस मंथ का लायबिलिटी इसी मंथ के रिटर्न में दिखाया, बस रिटर्न लेट फाइल किया तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% नेट टैक्स लायबिलिटी। इस मंथ का लायबिलिटी नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में दिखाया ही नहीं, ये सब केसेस अगर है तो आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, याद रखिएगा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद सर अगर मैंने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है, अगर मैंने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है और यूटिलाइज किया है, जिस दिन यूटिलाइज करूंगा उस दिन से मेरा इंटरेस्ट लगेगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट या रिवर्सल एट द रेट ऑफ 18%। अब सर एक बात बताइए, आईटीसी यूटिलाइज कब से माना जाएगा? याद रखिएगा यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि आईटीसी wrongly availed shall be construed to have been utilized when the balance in the e-credit ledger balance falls below the amount of ITC wrongly availed, and the extent of utilization shall be the amount by which the balance in the e-credit ledger balance falls below the ITC wrongly availed। मतलब सर देखिए समझ लीजिए, मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 10 लाख रुपया है, मैंने आईटीसी रॉन्गली अवेल 4 लाख किया है, यूटिलाइज किया सर, आईटीसी रॉन्गली अवेल किया 4 लाख, यूटिलाइज किया 4 लाख, तो याद रखिएगा नेट टैक्स पेएबल कितना है सर 6 लाख रुपया। 4 लाख रुपया मैंने जो रॉन्गली अवेल किया था उसको यूटिलाइज कर दिया तो इंटरेस्ट मेरा 4 लाख रुपया पे लगेगा। जो रॉन्गली अवेल किया था उस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%, क्योंकि मैंने यहां पे देखिए 10 लाख रुपए के लिए 4 लाख रुपए यूज कर लिया जो रॉन्गली अवेल था, रॉन्गली अवेल, तो मेरा 6 लाख रुपया बचा। 6 लाख रुपया मैंने ई कैश लेजर से पे कर दिया होगा, तो जो मैंने 4 लाख रुपया रॉन्गली अवेल किया था उस पर 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। समझ लीजिए 10 लाख रुपया लायबिलिटी था, मैंने रॉन्गली अवेल 4 लाख किया लेकिन उसको यूज नहीं किया, 10 लाख रुपया कैश में पे कर दिया था, तो मेरे को कोई इंटरेस्ट वगैरह देना नहीं पड़ेगा। अब सुनिए, ओपनिंग बैलेंस आप नील ले लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, रॉन्गली अवेल 2 लाख किया था, करेक्टली मैंने लिया था 10 लाख रुपए, तो सर मेरे पास टोटल 12 लाख था, मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 8 लाख था, तो 8 लाख मैंने यहां से पे कर दिए होंगे। तो इस केस में मैंने जो रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट था तो इसको यूज ही नहीं किया, क्योंकि मेरे पास 10 लाख रुपया करेक्ट आईटीसी था ऑलरेडी, उससे 2 लाख रुपया मेरे पास रह गया, तो इसमें 2 लाख रुपया जो है वो करेक्ट आईटीसी है और 2 लाख रुपया जो है वो रॉन्ग आईटीसी है। तो बेसिकली इसमें अगर आप देखो तो मैंने यहां पे यूज नहीं किया है, क्यों आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड wrongly availed construed to have been utilized? No sir, because ई क्रेडिट लेजर बैलेंस जो है इट हैज नॉट फॉलन बिलो द आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड। रॉन्गली अवेल जो आपने किया था 2 लाख, उससे अगर ई क्रेडिट लेजर बैलेंस कम हो गया तो यूटिलाइज माना जाएगा। देखिए रॉन्गली अवेल आपने 6 लाख किया, करेक्टली अवेल 4 लाख था तो 4 लाख यूज कर लिया, इससे आपने 4 लाख यूज कर लिया, अब बच गया सिर्फ 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए बचा हुआ है, मतलब आपने 6 लाख से 4 लाख यूज कर लिया है, तो यही यहां बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूटिलाइज मान लिया जाएगा सिंस द ई क्रेडिट लेजर बैलेंस हैज फॉलन बिलो द आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, आईटीसी इज रॉन्गली अवेल्ड and utilized and the interest has to be paid on 4 lakh from the date of utilization। जिस दिन आपने यूज कर लिया उस दिन से आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑन द 4 लाख रुपीज जो आपने यूज कर लिया है। ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने बोला है यहाँ पे डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या माना जाएगा, यही मैंने यहाँ पे समझाया है कि सर डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या माना जाएगा। समझ लीजिए ड्यू डेट ऑफ अप्रैल मंथ का रिटर्न है 20 मई, तो सर आपने अगर समझ लीजिए ये केस है, समझ लीजिए ये केस है, आपने 4 लाख रुपया रॉन्गली यूज कर लिया, जब आपने रिटर्न में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 8 लाख था, 4 लाख रुपया आपने सही क्रेडिट लिया, रॉन्गली जो आपने क्रेडिट लिया था वो 4 लाख रुपया यूज कर लिया, तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या माना जाएगा जब आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तब। तो इन्होंने बोला है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अगर 20 मई था, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अगर 20 मई है, और सर डेट ऑफ यूटिलाइजेशन भी माना जाएगा 20 मई और 20 मई विच एवर इज अर्लियर, एंड हेंस इंटरेस्ट कंप्यूटेशन 20 मई से चालू हो जाएगा। लेकिन सर समझ लीजिए ड्यू डेट 20 तारीख है और सर मैंने अगर 16 को ही अपना रिटर्न लगा दिया था, तो याद रखिएगा द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन विल बी 16th ऑफ मई। जब आपने रिटर्न लगा दिया तब से यूटिलाइज मान लिया जाएगा और इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। यही बोल रहा है इफ क्रेडिट बैलेंस फॉल्स बिलो द आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, 6 लाख रुपया आपने रॉन्गली अवेल किया था,
ई क्रेडिट लेजर में सिर्फ अगर आप देखोगे 2 लाख रुपए बचे हुए हैं, तो सर अब जब 2 लाख रुपए बचे हुए हैं मतलब आपने 4 लाख रुपए रॉन्गली यूज कर लिया। कब यूज कर लिया मान लिया जाएगा? ऑन पेमेंट थ्रू रिटर्न। अगर पेमेंट के थ्रू आपने रिटर्न पेमेंट किया था थ्रू रिटर्न, तो ये बोल रहा है अर्लियर ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर। सर ड्यू डेट अगर 20th है, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग 16th है, तो विच एवर इज अर्लियर हो गया 16th। मान लिया जाएगा कि आपने गलत क्रेडिट को यूटिलाइज कर लिया था, गलत एवेल्ड क्रेडिट को, एंड अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट 16 के बाद से मतलब 17 से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। इन ऑल अदर केसेस मतलब सर ये देखिए मैंने एक और एग्जांपल दिया है, ड्यू डेट ये है और आपने एक्चुअली 26 तारीख को फाइल किया है, तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन 20th मान लिया जाएगा, विच इज 20th और 26 विच एवर इज अर्लियर, एंड इंटरेस्ट 20th से चालू हो जाएगा। सर ऑल अदर केसेस मतलब समझ लीजिए, रॉन्गली अवेल आपने किया था 2 लाख रुपए, करेक्टली अवेल 10 लाख, तो 12 लाख आपके पास था, डिमांड अमाउंट 5 लाख रुपए आया था, तो सर आपने क्या किया होगा? 5 लाख रुपए यहां से पे कर दिया होगा। यस सर, इसलिए आपने यूटिलाइज और डिमांड पे कर दिया 5 लाख रुपए, तो सर ये 10 लाख से तो ऑलरेडी 5 लाख रुपए आपके पास बचा हुआ है और रॉन्गली अवेल क्रेडिट आपने यूज नहीं किया, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन समझ लीजिए रॉन्गली अवेल 2 लाख है, करेक्टली आपने जो क्रेडिट अवेल किया वो 10 लाख है, डिमांड अमाउंट 11 लाख था, तो इधर से आपने 10 लाख रुपए यूज कर लिए, इससे आपने 1 लाख यूज कर लिया, तो सर ये 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ई क्रेडिट लेजर बैलेंस हैज फॉलन बिलो द आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड 2 लाख, ई क्रेडिट लेजर बैलेंस 1 लाख बच गया है, तो 1 लाख जो आपने यूज कर लिया उस पे इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डेबिट इन द ई क्रेडिट लेजर, मतलब ई क्रेडिट लेजर से आपने पैसा डेबिट करते हुए जब अपना डिमांड का पेमेंट कर दिया उस दिन से इंटरेस्ट लग जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा एक रूल नंबर 88C मैंने यहां लिखा है, ये रूल नंबर 88C अभी नहीं पढ़ोगे आप। सर कब पढ़ोगे? या आप रिटर्न के चैप्टर में लिंकिंग आएगा, रिटर्न के चैप्टर में इसका रिवीजन होगा, जब रिटर्न का चैप्टर पढ़ोगे तब पढ़ोगे, प्लस डिमांड एंड रिकवरी का जब चैप्टर आएगा तब पढ़ोगे। इसको पॉइंट को मैंने यहां इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये जब हम रिटर्न का चैप्टर पढ़ेंगे तब इस पॉइंट को मैं आपको बैक लिंकिंग करा के दिखा दूंगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। क्लोज करूंगा अपना रिवीजन ऑन द चैप्टर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ए ग्रेडेड चैप्टर है। सर क्या क्या पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है? मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर पीएमटी 09 वाला जो 2 पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो मैनर ऑफ डिस्चार्ज है बी ग्रेडेड सी ग्रेडेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा पॉइंट पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। सर उसके अलावा बाबा 86A 86B सी ग्रेडेड पॉइंट्स है इस चैप्टर के। ये सेक्शन नंबर 50 विथ 88B इज ए बी ग्रेडेड टॉपिक। ये बी ग्रेडेड मान सकते हो, इस दोनों पॉइंट को आप, इन दोनों पॉइंट को आप सी ग्रेडेड मान सकते हो, ठीक है। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन तो मस्ट नो, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें 100% आपको जरूरत पड़ेगा। बाकी ये दोनों पॉइंट भी अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बस बाबा बस, बाकी क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट रिवीजन ऑन द चैप्टर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स।